अगर मैं ये कहूँ कि एक होटल कंपनी अपना मुनाफा एक ही साल में 30% तक बढ़ा रही है, लेकिन अगले कुछ सालों तक वो एक भी नया होटल खोलने के मूड में नहीं है, तो क्या कोई भी समझदार निवेशक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेगा? सच कहूं तो पहली नजर में ये बहुत ही अजीब रणनीति लगती है। मतलब बिना नया होटल खोले इतनी ग्रोथ। बिल्कुल। अमूमन हम यही सोचते हैं कि कोई भी बिजनेस तभी ग्रो करता है जब वो नई दुकानें खोले, नई फैक्ट्रियां लगाए या किसी नए शहर में जाए, है ना? लेकिन आज हम जिस कंपनी का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, वो इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट रही है। एकदम सही कहा आपने। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आज के इस डीप ड्राइव का विषय है ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड, या जिसे हम ओएचएल कहते हैं। ये इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी आईएचसीएल की एक एसोसिएट कंपनी है। जी, और हमारे पास आज चर्चा के लिए बहुत ही ठोस स्रोत हैं। हाँ, हमने कंपनी ने हालिया वित्तीय दस्तावेजों, जुलाई 2026 में आए उनके Q1 FY27 के ताज़ा नतीजों और कुछ बहुत ही विस्तृत एनालिस्ट रिपोर्ट्स को खंगाला है। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ओएचएल का ये जो 7 होटलों वाला अनोखा बिजनेस मॉडल है, वो असल में काम कैसे करता है और कैसे उन्होंने पिछले एक दशक में अपने कर्ज को भारी मात्रा में कम किया है। और सबसे जरूरी बात, एक आम रिटेल निवेशक के लिए इन सब भारी भरकम वित्तीय आंकड़ों का असली मतलब क्या है। चलिए फिर बिना देरी किए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, जब हम किसी भी कंपनी की सेहत का विश्लेषण करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ आज का मुनाफा देखकर खुश हो जाते हैं। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लिया और हो गया काम। बिल्कुल, लेकिन हॉस्पिटैलिटी या होटल इंडस्ट्री में बैलेंस शीट पर छपे उस मुनाफे से कहीं ज्यादा जरूरी ये देखना होता है कि उन एसेट्स का स्वामित्व यानी ओनरशिप किसके पास है। मतलब जमीन और बिल्डिंग किसकी है। अच्छा, ओनरशिप मॉडल। जी, कंपनी की नींव उसके होटलों की इमारतों और जमीन में ही होती है। अब ओएचएल के मामले में देखिए, उनके पोर्टफोलियो में कुल 7 होटल हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सातों होटल एक ही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो क्या इनमें कुछ लीज पर भी है? हाँ, बिल्कुल। कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है और उनके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके इस ओनरशिप मॉडल को डिकोड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस 7 होटलों वाले पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को ही समझ लेते हैं। स्रोतों के मुताबिक इन 7 होटलों में से 3 प्रॉपर्टीज पूरी तरह से ओएचएल के स्वामित्व में हैं, यानी ओन्ड हैं। सही। इसके अलावा 2 होटल उन्होंने लीज पर लिए हुए हैं और बाकी बचे 2 होटल लाइसेंस्ड हैं। अगर हम उन 3 ओन्ड प्रॉपर्टीज की बात करें जो सच में इनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है, तो इनमें चेन्नई का मशहूर ताज कोरोमंडल शामिल है। हाँ, जो कि उनकी फ्लैगशिप प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। उसके अलावा चेन्नई में ही ताज फिशरमैन्स कोव रिसॉर्ट है और कोचीन का ताज मालाबार रिसॉर्ट भी पूरी तरह से इनका अपना है। और अगर हम इन तीनों के कमरों और स्वीट्स के वितरण यानी इन्वेंट्री को देखें तो आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। वो कैसे? देखिए, अकेले ताज कोरोमंडल में 212 कमरे और 11 लग्जरी स्वीट्स हैं। फिशरमैन्स कोव में 149 कमरे और 2 स्वीट्स हैं और कोचीन वाले ताज मालाबार में 95 कमरे और 9 स्वीट्स हैं। अरे वाह! मतलब अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये करीब 500 से ज्यादा बेहद प्रीमियम कमरों का एक बहुत ही मजबूत बेस बनाते हैं। बिल्कुल, और ये सभी प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि एक ही कंपनी के अंदर ओन्ड और लीज्ड दोनों तरह के होटल रखने का क्या तुक है? मतलब दोनों की ऑपरेशनल कार्यक्षमता में क्या फर्क आता है? यही वो जगह है जहां होटल इंडस्ट्री का असली अर्थशास्त्र काम करता है। देखिए, ओन्ड प्रॉपर्टीज और लीज्ड प्रॉपर्टीज के काम करने के तरीके और खर्चों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अच्छा, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल। जब कोई कंपनी ताज कोरोमंडल जैसी प्रॉपर्टी को पूरी तरह खुद ओन करती है तो शुरुआत में जमीन खरीदने और बिल्डिंग बनाने में बहुत भारी निवेश करना पड़ता है, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये शुरुआती पैसा बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक बार जब होटल बन गया और चलने लगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हर महीने किसी बाहरी व्यक्ति को कोई मोटा किराया नहीं देना पड़ता। हाँ, ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे कोई अपना खुद का रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहा हो। मान लीजिए शहर के बीचों बीच खुद की खरीदी हुई दुकान खरीदने में करोड़ों रुपए लग गए, बैंक से लोन भी लिया, लेकिन अब हर महीने किराए की कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अपनी प्रॉपर्टी में जो भी आमदनी होती है वो सीधे आपके प्रॉफिट मार्जिन में जुड़ती है
और सबसे अहम बात, समय के साथ तो जमीन और इमारत की अपनी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लीज वाले मॉडल का क्या गणित है? अगर खुद की प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है और मार्जिन इतने शानदार हैं, तो फिर लीज पर होटल क्यों चलाना चाहिए? क्योंकि खुद की प्रॉपर्टी बनाने में बहुत सारा पैसा और उससे भी ज्यादा समय लगता है। लीज वाले होटल्स में, जैसे इनका विवांता कोयम्बटूर या मैंगलोर वाला होटल है, वहाँ कंपनी को अपने जेब से कोई भारी शुरुआती कैपेक्स नहीं करना पड़ता। मतलब बनी बनाई बिल्डिंग ली और बोर्ड लगा दिया। जी हाँ, बस किसी और की बनी हुई बिल्डिंग को लंबी लीज पर लिया और अपना होटल शुरू कर दिया। इससे कंपनी बहुत तेजी से अपना बिजनेस फैला सकती है। अच्छा, तो एक्सपेंशन तेज होता है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि आपकी कमाई का एक बड़ा और निश्चित हिस्सा हर महीने किराए के रूप में बाहर चला जाता है। चाहे आपका होटल उस महीने मुनाफे में हो या घाटे में, मकान मालिक को तो किराया देना ही है। इससे आपके ऑपरेशनल खर्चे हमेशा ऊंचे रहते हैं। तो इसका मतलब OHL ने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है। हाँ, अपनी खुद की 3 बड़ी प्रॉपर्टीज से वे लंबी अवधि की एसेट वैल्यू और स्थिरता बना रहे हैं, जबकि लीज वाले होटलों से वे बिना बड़ा कैपेक्स किए अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि माध्यम अवधि में, यानी अगले कुछ सालों में, OHL कोई नया होटल नहीं खोलने वाला है। उनका पूरा फोकस इन्हीं मौजूदा 7 होटलों से ज्यादा कमाई करने पर है, जिसे वो मैक्सिमाइजिंग एसेट वैल्यू कहते हैं। जी, बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं थोड़ा क्रिटिकल हो रहा हूँ, लेकिन अगर 3 सबसे बेहतरीन और प्रीमियम प्रॉपर्टीज पूरी तरह से OHL की अपनी है, जमीन उनकी, बिल्डिंग उनकी, तो फिर वे IHCL को इतनी भारी मैनेजमेंट फीस क्यों दे रहे हैं? ये सवाल कई निवेशकों के मन में आता है। आना भी चाहिए। मेरा मतलब है, OHL के सभी होटल IHCL के अलग-अलग ब्रांड्स जैसे ताज, सिलेक्शन, विवांता और गेटवे के नाम से चलते हैं। अगर प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, तो मैं उसे खुद ही मैनेज क्यों ना करूं? अपने ही मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा किसी और को सिर्फ उसका ब्रांड नेम इस्तेमाल करने के लिए देना कहाँ की समझदारी है? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि कागज पर ये एक फालतू खर्च लग सकता है, लेकिन हकीकत में ब्रांड फीस देना कोई घाटा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक इन्वेस्टमेंट है। वो कैसे? आपको पता होगा, 2025 में ताज को दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड माना गया था। जब किसी बिल्डिंग के ऊपर ताज का बोर्ड लग जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का पूरा रुतबा ही बदल जाता है। आप ही सोचिए, अगर OHL ताज कोरोमंडल का नाम बदल के ओरिएंटल कोरोमंडल रख दे, तो क्या लोग एक रात का उतना ही भारी किराया देने को तैयार होंगे? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री की भाषा में 2 बहुत जरूरी मैट्रिक्स होते हैं, रेवपेर यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, और ऑक्यूपेंसी रेट। हाँ, रेवपेर का मतलब है कि आपके पास जितने भी कमरे हैं, उनसे औसतन आप रोजाना कितनी कमाई कर रहे हैं। सही कहा। और ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि साल भर में आपके कमरे कितने प्रतिशत भरे रहते हैं। ताज की ब्रांडिंग की वजह से OHL को इन दोनों चीजों में जबरदस्त फायदा मिलता है। ताज के लॉयल्टी प्रोग्राम में लाखों अमीर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जुड़े हैं, जो आंख बंद करके ताज पर भरोसा करते हैं। तो आप कह रही हैं कि मैनेजमेंट फीस देकर जो रेवेन्यू आता है, वो उस फीस से कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल। अगर कोई नया होटल नहीं जुड़ रहा है, तो OHL रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगा? उनके पास रेवेन्यू बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि वे मौजूदा कमरों का किराया बढ़ाएं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिन भरा रखें। और ये काम बिना IHCL के मजबूत ब्रांड के असंभव है। अगर हम सिर्फ ताज कोरोमंडल की बात करें, तो वो पूरे ग्रुप के औसत रेवपेर को ऊपर खींचता है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी अगर मैं बिना ब्रांड के 100 रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन ताज का नाम लगाकर मैं 200 रुपए कमा रहा हूँ, तो उस 200 में से अगर 15 रुपए फीस में चले भी गए, तो भी मैं मुनाफे में हूँ। एकदम सही पकड़ा आपने। चलिए, अब जब हमने ये समझ लिया कि कमाई आ कहाँ से रही है और ब्रांड का क्या रोल है, तो सीधे इस बात पर आते हैं कि ये रेवेन्यू असल में कंपनी की बैलेंस शीट और मुनाफे में कैसे बदल रहा है। बिल्कुल, वित्तीय नतीजों पर बात करते हैं। 15 जुलाई 2026 को OHL ने अपने पहले तिमाही यानी Q1 FY27 के नतीजे घोषित किए हैं। स्रोतों में दिए गए स्टैंड अलोन नतीजों पर नजर डालें तो ऑपरेशन से रेवेन्यू 114.41 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले लगभग 6.7% ज्यादा है। हाँ, और उनका EBITDA 26.56 करोड़ रुपए रहा। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले हम वित्तीय चर्चाओं में अक्सर ये EBITDA शब्द सुनते हैं। जो नए रिटेल निवेशक हमें सुन रहे हैं, उनके लिए इस EBITDA का सीधा सा मतलब क्या है? देखिए,
एबिडा का फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आसान भाषा में कहूं तो होटल के कमरों और रेस्टोरेंट से जो भी पैसा आया, उसमें से होटल चलाने का रोजमर्रा का खर्च जैसे स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, खाने पीने का सामान, ये सब घटाने के बाद जो शुद्ध परिचालन कमाई बचती है वो एबिडा है। मतलब इसमें अभी बैंक का ब्याज और सरकार का टैक्स शामिल नहीं है। जी, ये सिर्फ ये दिखाता है कि कंपनी का जो मूल बिजनेस है यानी होटल चलाना, वो अपने आप में कितना सक्षम और लाभदायक है। समझ गया, यानी कोर ऑपरेशन से होने वाली कमाई तो 6% की रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक लग रही है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट। हाँ, वो आंकड़ा वाकई शानदार है। इस तिमाही में उनका पैट 11.35 करोड़ रुपए रहा। अब सवाल यह है कि रेवेन्यू सिर्फ 6.7% बढ़ा, लेकिन मुनाफा पिछले साल के मुकाबले सीधा 30.3% उछल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बिक्री थोड़ी सी बढ़े लेकिन आपका मुनाफा रॉकेट बन जाए? और यही इस कंपनी की सबसे दिलचस्प कहानी है। ये 30% का जंप सिर्फ कमरों का किराया बढ़ने या ऑक्यूपेंसी बढ़ने से नहीं आया है, बल्कि ये पिछले 11 सालों से चल रही एक बहुत ही अनुशासित कर्ज मुक्ति की टाइमलाइन का नतीजा है। कर्ज मुक्ति मतलब उन्होंने अपना उधार चुकाया है। हाँ, और बहुत बड़े पैमाने पर। अगर हम 2015 से 2026 तक की टाइमलाइन देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मार्च 2015 में OHL की बैलेंस शीट पर 348 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज था। 348 करोड़, वो तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जब किसी कंपनी पर इतना कर्ज होता है तो वो ऑपरेशन से जो भी एबिटा कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा बैंक को ब्याज यानी फाइनेंस कॉस्ट के रूप में चला जाता है। शेयर होल्डर्स के लिए बॉटम लाइन में कुछ खास बचता ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो वही बात हुई कि आप दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन महीने के अंत में सारी कमाई EMI भरने में जा रही है। एकदम सही। लेकिन पिछले 11 सालों में OHL मैनेजमेंट ने धीरे धीरे बिना कोई शोर मचाए अपना कर्ज चुकाने पर फोकस किया, और नतीजा देखिए, मार्च 2026 तक आते आते ये कर्ज 348 करोड़ से घटकर मात्र 131 करोड़ रुपए रह गया है। अरे वाह, मतलब आधे से भी काफी कम कर दिया। हाँ, और इसका सीधा असर उनकी ब्याज चुकाने की लागत पर पड़ा है। इस ताज़ा तिमाही में उनका ब्याज का खर्च घटकर सिर्फ 2.49 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल इसी समय 3.70 करोड़ रुपए था। अब समझ में आया, तो जो पैसा पहले बैंक को ब्याज में जा रहा था वो अब सीधे मुनाफे में जुड़ रहा है। बिल्कुल, यही कारण है कि जून 2026 में उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21.03% तक पहुंच गया और मुनाफा 30% बढ़ गया। जब आपकी ब्याज लागत कम होती है तो आपकी बैलेंस शीट अपने आप मजबूत हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट में जो सुधार आया है ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि एक लंबे समय के अनुशासन का नतीजा है। जी। और जब कर्ज कम होता है, ब्याज कम जाता है, तो कंपनी के पास अपने हाथ में कैश बचने लगता है, जिसे हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। क्या इसी मजबूत कैश फ्लो का नतीजा है कि कंपनी निवेशकों को नियमित लाभांश यानी डिविडेंड दे पा रही है? 100%। कम उधारी और स्थिर डिविडेंड के बीच बहुत गहरा संबंध है। इसी मजबूत कैश फ्लो के कारण कंपनी 19.3% का बहुत ही स्वस्थ डिविडेंड पे आउट बनाए रख पाई है। रूढ़िवादी रिटेल निवेशक हमेशा ऐसी ही कंपनियां खोजते हैं। ये तो हो गई सिक्के की एक उजली साइड। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छी बातें ही करेंगे तो ये कोई निष्पक्ष डीप डाइव नहीं कहलाएगा, है ना? बिल्कुल, हमें रिस्क पर भी बात करनी चाहिए। नतीजे ऊपर से बहुत शानदार दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं स्रोतों को और गहराई से पढ़ रहा था तो मुझे कुछ लाल झंडियां या रेड फ्लैग्स भी नजर आए। जैसे अभी हमने कहा कि स्टैंडअलोन पैट 11.35 करोड़ रुपए था जी, लेकिन जब हम पूरी कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा देखते हैं, जिसमें उनकी सभी सहयोगी कंपनियों और जॉइंट वेंचर्स का भी हिसाब किताब होता है, तो ये मुनाफा गिरकर केवल 5.30 करोड़ रुपए रह जाता है, सीधा आधे से भी कम। ये अचानक से क्या हुआ? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर हर समझदार निवेशक को ध्यान देना चाहिए। ये जो गिरावट आई है वो मुख्य रूप से OHL के एक जॉइंट वेंचर की वजह से आई है, जिसका नाम है टैल होटल्स, TAL होटल्स। टैल होटल्स। हाँ, इस ताज़ा तिमाही में उस जॉइंट वेंचर में 4.40 करोड़ रुपए का भारी नुकसान दर्ज किया गया है। अब अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार
जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो जॉइंट वेंचर का घाटा आपकी मुख्य कंपनी के मुनाफे में से काट लिया जाता है। मुझे ये स्थिति कुछ ऐसी लग रही है जैसे आप हाईवे पर एक बहुत ही शानदार तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। कार का इंजन यानी जो OHL का अपना मुख्य होटल बिजनेस है वो तो बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन कार के पीछे एक भारी भरकम ट्रॉली बंधी हुई है, यानी ये टैल होटल्स का जॉइंट वेंचर। हाँ बिल्कुल। अब उस ट्रॉली के पहियों में हवा कम है। वो ट्रॉली आपकी कार को पूरी तरह रोक तो नहीं रही है, लेकिन वो स्पोर्ट्स कार की ओवरऑल स्पीड और माइलेज दोनों को बुरी तरह से धीमा कर रही है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। जॉइंट वेंचर का ये नुकसान उस भारी ट्रॉली की तरह ही एक ड्रैग है, और ये अगले 5 सालों के ग्रोथ रिस्क के लिहाज से एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर ये ट्रॉली ऐसे ही भारी रही तो मुख्य इंजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस हमेशा दबी हुई रहेगी। और रिस्क्स की बात करें तो मुझे होटल इंडस्ट्री में सीजनैलिटी का फैक्टर बहुत बड़ा लगता है। सीजनैलिटी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। स्रोतों में दिए गए आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। देखिए, मार्च वाली तिमाही यानी Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 136.21 करोड़ रुपए था, लेकिन इस ताज़ा Q1 जो कि अप्रैल से जून का समय होता है, ये घटकर 110.81 करोड़ रुपए रह गया। ये 25-26 करोड़ का उतार चढ़ाव तो बहुत ज्यादा है। ये उतार चढ़ाव भारतीय होटल इंडस्ट्री और खासकर दक्षिण भारत में केंद्रित होटलों का सबसे बड़ा सच है। अप्रैल से जून के बीच दक्षिण भारत में भीषण गर्मी होती है। ऐसे में क्षेत्रीय पर्यटन या रीजनल टूरिज्म पूरी तरह से सुस्त पड़ जाता है। कॉर्पोरेट ट्रैवल भी कम हो जाता है। मतलब सर्दियों वाला भूम गायब रहता है। जी, लेकिन सीजनैलिटी से भी बड़ा एक और लॉन्ग टर्म रिस्क है, लगातार बढ़ते हुए ऑपरेशनल खर्चे। क्या इसे हम थोड़ा और विस्तार से समझ सकते हैं कि ये मुनाफे को कैसे खाता है, खासकर ओन्ड बनाम लीज्ड प्रॉपर्टीज में? बिल्कुल। मान लीजिए कि आपका एक ओन्ड होटल है, जैसे ताज कोरोमंडल। चाहे उस होटल में 100 मेहमान रुके या सिर्फ 20 मेहमान रुकें, आपको पूरी बिल्डिंग का सेंट्रल AC चलाना ही पड़ेगा, पूरी लाइट जलानी ही पड़ेगी और आपके सारे स्टाफ को पूरी सैलरी देनी ही पड़ेगी। फिक्स खर्चे तो फिक्स ही रहेंगे। एकदम। बिजली की दरें हर साल बढ़ रही हैं, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है, और ओन्ड होटलों में पूरी बिल्डिंग की मरम्मत और मेंटेनेंस का भारी खर्च भी आपके ही जिम्मे होता है। लीज्ड होटलों में आपको किराया देना है, लेकिन वहाँ मेंटेनेंस का कुछ हिस्सा मकान मालिक उठा लेता है। तो जब ये खर्चे लगातार बढ़ रहे हों और आपकी आमदनी सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही हो, तब अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाए रखना मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हाँ, और अगर भविष्य में कोई आर्थिक मंदी आती है तो कंपनियां सबसे पहले अपने कर्मचारियों का कॉर्पोरेट ट्रैवल बजट ही काटती हैं। ये वो रिस्क्स हैं जो अगले 5 सालों में ग्रोथ को चुनौती दे सकते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि कंपनी का एक बहुत ही शानदार 7 होटलों वाला हाइब्रिड पोर्टफोलियो है, जिसमें 3 ओन प्रॉपर्टीज ताज ब्रांड की बदौलत बहुत अच्छा रेवेन्यू पैर ला रही हैं। कर्ज काफी कम हो गया है, जिससे मुनाफे में उछाल आई है, और डिविडेंड भी स्थिर है। लेकिन दूसरी तरफ जॉइंट वेंचर का नुकसान और बढ़ते खर्चों का रिस्क भी सामने है। जी बिल्कुल। अब इन सभी बातों को जानने के बाद एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है। जो आम रिटेल निवेशक इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, उन्हें इस स्टॉक को किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, किसी भी शेयर का भविष्य समझने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसे इस वक्त कौन खरीद रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट? हाँ, स्रोतों में दिए गए मार्च 2026 के शेयर होल्डिंग ट्रेंड्स के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो अब 68.25% हो गई है। पब्लिक यानी आम जनता के पास लगभग 30.24% शेयर हैं। प्रमोटर्स का अपनी कंपनी के शेयर खरीदना तो एक बहुत ही सकारात्मक संकेत माना जाता है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं, उन्हें खुद अपनी कंपनी के भविष्य पर बहुत भरोसा है। बिल्कुल। रिटेल निवेशकों का भरोसा प्रमोटर्स के इस कदम से बहुत मजबूत होता है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। अगर आप बड़े संस्थागत निवेशकों यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ देखें तो तस्वीर एकदम अलग है। क्या मतलब? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की हिस्सेदारी सिर्फ 0.37% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs भी केवल 1.14% पर सिमटे हुए हैं। अरे, यही बात मुझे भी खटक रही थी। प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, आम जनता खरीद रही है, लेकिन ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और विदेशी निवेशक इस शेयर से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में मोटा पैसा तब लगाते हैं जब उन्हें वहां लंबी अवधि में तेज ग्रोथ या विस्फोटक रिटर्न की उम्मीद हो।
वे सिर्फ 5-6% डिविडेंड के लिए नहीं आते। और यहाँ हमें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई को समझना होगा। अच्छा, आरओई। एक मिनट, जो लोग नए हैं उनके लिए इस रिटर्न ऑन इक्विटी को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। इसका क्या मतलब है? रिटर्न ऑन इक्विटी का सीधा मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने कंपनी में जो अपना पैसा लगाया है उस पर कंपनी साल भर में कितना प्रतिशत शुद्ध मुनाफा कमा रही है। 8% आरओई का मतलब है कि अगर आपका 100 रुपया लगा है तो कंपनी उस पर सिर्फ 8 रुपए का मुनाफा बना रही है। ये तो काफी कम है। वही तो, आज के समय में जब कुछ सुरक्षित फिक्स्ड डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड्स ही 7% का रिटर्न दे देते हैं, तो स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की जगह पर सिर्फ 8% का रिटर्न किसी भी बड़े फंड मैनेजर को आकर्षित नहीं करेगा। हाँ, ये तो बहुत ही साधारण सा रिटर्न है। और इसके अलावा स्रोतों में बुक वैल्यू का भी जिक्र था। बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये शेयर थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है ना? अदे, तो जो पैसा बचेगा वो बुक वैल्यू है। अगर स्टॉक उससे 3 गुना ज्यादा महंगा है तो इसका मतलब है कि बाजार पहले से ही भविष्य की बहुत सारी अच्छी उम्मीदों की कीमत आज ही स्टॉक में जोड़ चुका है। और जब बड़े इन्वेस्टर्स को पता है कि कंपनी अगले कुछ सालों में कोई नया होटल खोलने ही नहीं वाली, तो रेवेन्यू में कोई अचानक से बहुत बड़ा उछाल कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। अच्छा, अगर हम इस कंपनी की तुलना होटल इंडस्ट्री के बाकी बड़े खिलाड़ियों से करें, जैसे इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, ईएच या शैले होटल्स, तो ओएचएल इन सब के बीच कहाँ ठहरता है? अगर आप पीयर कंपैरिजन देखें तो उन बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप बहुत विशाल है। उनका प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो भी बहुत ज्यादा है। हाँ, पीई रेशियो बताता है कि 1 रुपए कमाने के लिए निवेशक कितने रुपए देने को तैयार है। सही कहा। इंडियन होटल्स का पीई 61 के पार है। उसकी तुलना में ओएचएल का पीई लगभग 34.88 है। ये थोड़ा अधिक संतुलित लगता है। विश्लेषकों के अर्निंग स्कोर कार्ड में ओएचएल को 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है और इसे होल्ड विथ पॉजिटिव बायस का दर्जा दिया गया है। होल्ड विथ पॉजिटिव बायस, इसका मतलब अगर किसी रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में ये शेयर पहले से है तो उसे अभी बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्ज कम हो रहा है और नतीजे अच्छे आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो नया पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें ये मानकर चलना चाहिए कि ये कोई रातों रात डबल होने वाला शेयर नहीं है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। ये शेयर उन रूढ़िवादी लंबे समय के निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता चाहते हैं, जिन्हें एक नियमित डिविडेंड से खुशी मिलती है और जो कर्ज कम होने वाली बैलेंस शीट को पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई इसमें मल्टीबैगर या विस्फोटक ग्रोथ ढूंढ रहा है तो शायद वो निराश होगा। ये कंपनी एक मैराथन दौड़ने वाली एथलीट है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट लगाने वाली नहीं। बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो चलिए आज के इस पूरी डीप डाइव को एक बार संक्षेप में समेट लेते हैं। आज हमने देखा कि ओएचएल का 7 होटलों वाला पोर्टफोलियो किस तरह से ओन्ड और लीज्ड एसेट के एक हाइब्रिड मॉडल पर काम करता है। जी। हमने ये भी समझा कि ताज कोरोमंडल जैसी अपनी प्रॉपर्टीज के साथ वे आईएचसीएल की मजबूत ब्रांडिंग का फायदा उठाकर अपना रेवपार कैसे बढ़ा रहे हैं। 2015 में 348 करोड़ के कर्ज को घटाकर 2026 में 131 करोड़ पर लाना मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी जीत है। और उसी का असर मुनाफे में दिखा। बिल्कुल। स्टैंड अलोन मुनाफे में 30% का उछाल आया, प्रोमोटर्स का भरोसा भी बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ टेल होटल्स के जॉइंट वेंचर का नुकसान एक भारी ट्रॉली की तरह स्पीड कम कर रहा है। साथ ही सीजनलिटी और बढ़ते ऑपरेशनल खर्चे ग्रोथ के लिए रिस्क बने हुए हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कमी भी एक सोचने वाला विषय है। से पहले मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद उन्हें आगे और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? देखिए, स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी कोई भी नया होटल नहीं खोलने वाली है। उनका पूरा फोकस मौजूदा 7 होटलों पर ही रहेगा। अब जरा सोचिए, अगर नया होटल नहीं खुलेगा, नए कमरे नहीं जुड़ेंगे, तो कंपनी सिर्फ मौजूदा कमरों का किराया बढ़ाकर या ऑक्यूपेंसी बढ़ाकर आखिर कब तक और कितनी ग्रोथ कर पाएगी? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है ना? क्या एक समय के बाद जाकर ये ग्रोथ एक दीवार से नहीं टकरा जाएगी, जहां से आगे किराया बढ़ाना नामुमकिन हो जाए? और क्या कंपनी को लंबी अवधि में सर्वाइव करने के लिए या फिर उन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई बिल्कुल नई और आक्रामक एक्सपेंशन रणनीति नहीं लानी पड़ेगी? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर निवेशकों को अपनी रिसर्च करते समय जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। हमेशा की तरह हमारी इस चर्चा से मिली जानकारी का इस्तेमाल अपनी समझ बढ़ाने के लिए करें और कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।
हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।